तो हम सब संविधान विषय के साथ साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। 2 करंट अफेयर्स के टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको केवल कुछ मुद्दे, देखिए शुरुआती करंट अफेयर्स की जो 6-7 क्लासेज होंगी उसमें केवल इस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा कि करंट अफेयर्स को कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कितनी गहराई से पढ़ना है। जैसे एक दिवसीय या वनडे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत रट्टा मारते हैं लोग, वन लाइनर पढ़ते हैं, लेकिन जब आप कोई बढ़िया परीक्षा देते हैं, लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ की या यूपीएससी जैसी परीक्षाएं, तो ऐसी स्थिति में करंट अफेयर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वहाँ पे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीधे करंट अफेयर्स पूछा जाए, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक चर्चा में रहता है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो मैंने आज का पहला आपका टॉपिक चुना है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 में आए हुए एक क्वेश्चन को आधार बना करके चुना है। अगर आपने पेपर दिया होगा या जो लोग आगे पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो या महाराष्ट्र का खजुराहो इस नाम से मार्कंडेश्वर मंदिर को जानते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि औसत विद्यार्थी इसका उत्तर रट लेता है कि परीक्षा में आया था तो इस बार इसको देख लेना है, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनको ये पता होता है कि ये क्वेश्चन क्यों बना था और किस कारण से बना था। तो एक ये क्वेश्चन का आधार है। ऐसे कुछ 5-6 मुद्दे मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा जो कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आयोग ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि विदर्भ का खजुराहो किसे कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है उसके पीछे इतिहास पे चलना पड़ेगा और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्यों था ये मामला, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आपको एक समझ बनेगी कि जैसे कोई मुद्दा चर्चा में आता है, जैसे मान लो ये मुद्दा चर्चा में क्यों था। मुद्दा इसलिए चर्चा में था कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मार्कंडेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार एएसआई द्वारा करवाने की घोषणा की गई थी। तो एक औसत विद्यार्थी क्या करेगा कि वो यही पढ़ लेगा, एक औसत विद्यार्थी जो होगा वो यही पढ़ लेगा कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मार्कंडेश्वर मंदिर के निर्माण या पुनर्निर्माण या उसके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इतना पढ़ करके वो छुट्टी मार देगा। लेकिन क्वेश्चन इससे आगे से भी बन सकता है, तो कैसे पूरे टॉपिक को समझा जाए ये यहाँ पे मेरा बताने का उद्देश्य है। तो अब मैं इस टॉपिक पे आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन है जो हमारे करंट से जुड़ी हुई लाइन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मार्कंडेश्वर मंदिर समूह का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तो ये तो करंट का एक लाइन हो गई। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आयोग में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस 2019 जो संपन्न हुआ था हाल ही में उसकी प्री परीक्षा में पूछा गया था और इससे जुड़ी हुई कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो इससे आप समझ पाएंगे। तो लाइन क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मार्कंडेश्वर मंदिर समूह, यानी कि ये अकेला मंदिर नहीं है, ये मंदिरों का समूह है, का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो मार्कंडेश्वर मंदिर चर्चा में आया और आयोग ने क्वेश्चन क्या पूछा कि विदर्भ का खजुराहो किसे कहते हैं। तो मार्कंडेश्वर मंदिर समूह जो है, मंदिर समूह यदि हम पूरे को ले लेंगे तो मंदिर समूह है ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, और इसे वहाँ पर विदर्भ के खजुराहो या मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो मुख्य मंदिर है वो मार्कंडेश्वर मंदिर है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के मार्कंडा गांव में वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो जो मुख्य मंदिर है वो मार्कंडेश्वर मंदिर है और वो शिव को समर्पित है, यानी मार्कंडेश्वर जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है। लेकिन यहाँ पर एक मंदिर नहीं है बल्कि मंदिरों का ग्रुप है। तो आपको क्या क्या जानकारी यहाँ से मिली कि मार्कंडेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है कहाँ पर, ये महाराष्ट्र के मार्कंडा गाँव में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है और ये मंदिर शिव को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़ी हुई अन्य डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। जीर्णोद्धार क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वज्रपात की घटना के कारण इस मंदिर का शिखर नष्ट हो गया था, इसलिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। अब इस मंदिर समूह से संबंधित कुछ और तथ्य हैं, जैसे ये मंदिर समूह नागर शैली में बना हुआ है। जो लोग बिल्कुल नए हों, पहले से पढ़े ना हों, तो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए या प्रारंभिक परीक्षा के लिए कभी कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे तो वहाँ पर मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। एक शैली नागर है, नागर शैली हिमालयन या कश्मीर से लेकर के और पूरे मध्य प्रदेश तक फैली हुई है, उड़ीसा के मंदिर भी इसी में आते हैं।
एक प्रकार से नर्मदा नदी को इसकी सीमा माना जाता है। उसके बीच में, नर्मदा से कृष्णा के बीच में, या बीच की बात हम करें, वहाँ पर एक बेसर शैली आई है, और कृष्णा नदी से नीचे सुदूर दक्षिण में द्रविड़ शैली थी। यानी मंदिर निर्माण की, ये शब्द मैं आपको बता दूंगा, यदि आप नए हैं तो आप आगे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। सबसे पहली शैली नागर शैली है, जिसको हम आमतौर पर उत्तर भारत की शैली के नाम से जानते हैं। दूसरी शैली बेसर है, और तीसरी है द्रविड़। जब कभी कला संस्कृति हम सब शुरू करेंगे तो इस चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे। द्रविड़ सुदूर दक्षिण की शैली है, इसकी अपनी विशेषता है, विशाल गोपुरम होते हैं, अन्य अन्य चीज़ें हैं जो हम कभी चर्चा करेंगे तो उस पर बात करेंगे। नागर उत्तर भारत की शैली है, और बेसर द्रविड़ और नागर के बीच की शैली है, जिसमें दोनों कलाओं के तत्वों का मिश्रण हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मार्कंडेश्वर मंदिर समूह किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। इसमें 24 विभिन्न मंदिरों का समूह है, और ये मंदिर शैव, वैष्णव और शक्तिपंथ, शक्तिपंथ का मतलब है शाक्त, जिसमें शक्ति के रूप में देवियों की उपासना की जाती है, उससे संबंधित है। और ये मंदिर स्थित कहाँ पर है? गढ़चिरौली जिले के मारकंडा गांव में, या मारकंडा गांव के समीप बैनगंगा नदी के किनारे। तो ये करंट अफेयर्स का सही मामला होता है, इस तरह से आपको पढ़ना होता है, तब जाकर के आपके क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होते हैं। अगर आप एक लाइन पढ़ करके जाएंगे तो फिर निश्चित तौर पे एग्जाम में फंसेंगे। तो इसीलिए मैं वन लाइनर कभी पढ़ाने पर जोर नहीं देता, ना मैं पढ़ाता हूँ, ना मैं कभी सलाह देता हूँ कि आप वन लाइनर पढ़िए। जब आप प्रतिष्ठित नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो उस नौकरी के लायक अपने चरित्र को विकसित करिए। ये नहीं है कि आप उसको वन लाइनर में पढ़ करके आप सोचिए कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे, या कोई 2-4 मुद्दे रट करके। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए, इन करंट जो आज मैं 2-4 मैंने कहा ना, शुरुआती जो 5-6 करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं, उनका उद्देश्य केवल इतना होगा कि आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि आपने इस चीज़ को पढ़ा और आपने हल्के में छोड़ दिया कि ठीक है, हमने जान लिया मार्कंडेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, उसकी डिटेल जानने का प्रयास नहीं किया, और फिर जब एग्जाम में गए तो उसकी डिटेल से क्वेश्चन आया। जैसे यहीं से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या पूछा? विदर्भ का खजुराहो। जरूरी नहीं है, वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में मार्कंडेश्वर मंदिर चर्चा में रहा है, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, या निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो वहाँ पे सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भी डिटेल मैंने आपको बताई कि इसको विदर्भ का खजुराहो कहते हैं, कहाँ पर स्थित है, जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, शैली इसकी क्या है, और ये बना कब था। माना जाता है कि ये मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुए थे। नागर शैली में है, 24 विभिन्न मंदिर हैं, शैव, वैष्णव और शक्ति पंथ से समर्पित हैं, शाक्त पंथ से समर्पित हैं। स्थिति, सब चीज़ें। तो ये इतना जब आप पढ़ेंगे जा करके, तब फिर आप एकदम क्लियर रहेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन बने। तो करंट अफेयर्स की प्रवृत्ति क्या होती है कई बार कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जोड़ करके इतिहास से पूछ लिया गया। जैसे मान लेते हैं कि कुछ मुद्दे जैसे ऐसे ही डिस्कस करते हैं, जैसे गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, अभी हाल ही में उनकी 550वीं जयंती मनाई गई है, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई प्रसंग या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने, आपने सुना हो शायद, टीपू सुल्तान को सिलेबस से हटा दिया है, पाठ्यक्रम से हटा दिया है, तो टीपू सुल्तान से कोई क्वेश्चन बन सकता है। मतलब करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि सीधे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रटे रटाए जो बनेंगे वही बनेंगे, कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। तो ये पहला मुद्दा है। कुछ और मुद्दे हम उठाते हैं। तो पहला मुद्दा हम लोगों ने डिस्कस किया है, और अब करंट अफेयर्स से जोड़ते हुए कला संस्कृति का जो करंट अफेयर्स है उसी को जोड़ते हुए हम सब दूसरा मुद्दा डिस्कस करते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही, अगर आप पढ़े होंगे इतिहास को थोड़ा बहुत, तो आपने एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर सुना होगा जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर अभी हाल ही में करंट में चर्चा में रहा है, और उसी तरीके से जैसे मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था, वैसे ही उससे जोड़ करके मैं आपको यहाँ पर भी कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई बताऊँगा। तो बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात करेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर में हाल ही में 23 वर्षों बाद एक महोत्सव या एक समारोह मनाया जा रहा है, और उस समारोह का नाम है कुंभाभिषेकम। कुंभाभिषेकम ये 2 शब्दों से मिला हुआ है, या 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। एक शब्द है कुंभ और दूसरा है अभिषेकम। तो बृहदेश्वर मंदिर में 23 वर्षों के बाद कुंभाभिषेकम समारोह का आयोजन किया गया है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि कुंभाभिषेकम समारोह क्या है। तो ये हिंदू मंदिरों में होने वाला एक प्रकार का अनुष्ठान है, एक प्रकार का अनुष्ठान है, मांगलिक अनुष्ठान मान सकते हैं। इसमें कुंभ का तात्पर्य होता है शिखर या मुकुट। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उनके विशाल शिखर होते हैं,
तो शिखर या मुकुट कुंभ का होता है अर्थ, और अभिषेकम का अर्थ होता है आनुष्ठानिक स्नान, यानी इसमें आनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है। किसको? कुंभ को, शिखर या मुकुट को स्नान कराया जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ हैं, जैसे आपने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, शिव की पूजा में आपने सुना होगा। इसी तरीके से जैन परंपरा में भी कुछ ऐसी परंपराएं आपको मिलेंगी जहाँ पे अभिषेक परंपरा है। जैसे कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है उसका महामस्ताभिषेक होता है। तो वैसे ही इस घटना को भी आप जोड़ सकते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर में 23 वर्षों के बाद कुंभाभिषेकम महोत्सव या समारोह का आयोजन किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए कौन कौन से बन सकते हैं कि ये है क्या, कुंभाभिषेकम क्या है, तो आप बताएंगे कि हिंदू मंदिरों में होने वाला अनुष्ठान है। कुंभ का अर्थ यहाँ पर क्या है? शिखर अथवा मुकुट, और अभिषेक का मतलब या अभिषेकम का मतलब है अनुष्ठानिक स्नान। तो ये तो क्लियर हो गया करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा। अब चूंकि ये मुद्दा करंट में चर्चा में है तो आप जितनी जानकारी जुटा पाइए उससे जुड़ी हुई जरूर जुटाइए। मेरी अपनी सीमा है, मैं कुछ आपको बताऊंगा। जैसे ये मंदिर है कहाँ पर? तो तमिलनाडु के तंजौर या तंजावुर जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी, तंजौर या तंजौर जिले में तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि 1003 से 1010 के बीच लगभग, यानी 11वीं शताब्दी जस्ट शुरू हुई थी, उसी समय चोल राजा राजराजा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर, कई बार तो यही क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किस काल से है, तो पल्लव काल है, चालुक्य काल है, चोल काल है। जैसे आप पढ़ते हैं एग्जाम में, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले हैं कि खजुराहो, बृहदेश्वर या कोई मंदिर दे दिया, उड़ीसा के कुछ मंदिर दे दिए और इस तरह के एक दो और मंदिर दे दिए, और अंत में आपसे कहा आगे वंश मिलाइए। कई बार वंश आ जाता है, जरूरी नहीं कि मंदिर का राजा पूछे तो राजा, वंश पूछे तो वंश। तो बृहदेश्वर मंदिर किस काल का है? चोल काल का है, और राजराजा प्रथम ने इसका निर्माण कराया है। चूंकि तमिलनाडु में मैंने पहले ही कहा कि सुदूर दक्षिण में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रचलित है, तो ये द्रविड़ शैली में है। और साथ ही साथ एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल है। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो हमारी साइट्स हैं उनमें ये शामिल है। चोल काल को आपने सुना होगा। देखिए, द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष चोल काल में हुआ था। पल्लव लोगों ने इसको शुरू किया, लेकिन चोल काल में ये अपने चरम पे पहुंची थी। जैसे चोल काल आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें नटराज प्रतिमा एक बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा है जो चोल काल से संबंधित है। चोल काल से हमारे नृत्य परंपरा का भी जन्म हुआ है। जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें भी इनका बहुत सारा योगदान रहा है। तो चोल परंपरा एक समृद्ध परंपरा थी। चोल दक्षिण के महानतम शासक हुए। कला, संस्कृति, मंदिर निर्माण सभी क्षेत्रों में इनका दबदबा रहा है। नटराज प्रतिमा का संदर्भ भी या संबंध भी इन्हीं से है। तो जैसे ये एक मुद्दा भी आपका हो गया, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। तो आज का तीसरा टॉपिक आपको हम बताते हैं। जैसे तीसरा टॉपिक पिछले समय में चर्चा में रहा है, एक स्तूप है और उस स्तूप का नाम है चौखंडी स्तूप। तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए स्तूप शब्द बिल्कुल नया है। सबसे पहले आप स्तूप का अर्थ जानिए। स्तूप बौद्ध परंपरा का एक पवित्र स्थल होता है जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। यानी कि स्तूप उस आकृति को कहते हैं जिस पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर या उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए पात्रों के अवशेषों पर, या कई ऐसे भी हैं जो उनकी याद में बनाए गए हैं। तो स्तूप आप ध्यान रखेंगे, ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु को दर्शाते हैं। और ये आमतौर पे जैसे महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर या उनके द्वारा प्रयोग किए गए पात्र जैसे कमंडल या अन्य चीज़ों को रख करके बनाए जाते हैं। स्तूप जब हम कला संस्कृति पढ़ाएंगे तो उसका पूरा ब्यौरा आपको बताएंगे, लेकिन सरल भाषा में समझ लेंगे। एक थूहा रूपी संरचना होती है। थूहा रूपी मतलब अर्धचंद्राकार टाइप की ऊपर की तरफ उठती हुई, जैसे आप एक थूहा बनाते हैं। तो स्तूप सबसे पहले आप समझ लीजिए। यानी स्तूप का संबंध अनिवार्य रूप से किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। तो चौखंडी स्तूप क्यों चर्चा में रहा है? इसको हाल ही में ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि ये प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस करके बताया जाता है, या राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र इसको कहा जाता है। और ये काम कौन करता है? ASI करता है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर के महत्व का एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब इसके बारे में बेसिक डिटेल या अन्य डिटेल आप जान लीजिए।
है कहाँ पर ये चौखंडी स्तूप? ये सारनाथ में है, वाराणसी। यानी चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्तूप क्या होते हैं, किस परंपरा से संबंधित होते हैं, ये क्वेश्चन आपको, अगर आप नहीं पढ़े पहले से तो एकदम नया है आपके लिए, जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं। तो चौखंडी स्तूप है कहाँ पर? सारनाथ, वाराणसी में है। सारनाथ वाराणसी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो चौखंडी स्तूप के बारे में जनश्रुति है कि इसका निर्माण अशोक ने कराया था, और इस स्तूप के ऊपर शीर्ष पर एक अष्टभुजाकार मीनार है जो मानी जाती है कि ये मुगल आकृति है। यानी चौखंडी स्तूप के ऊपर, ध्यान रखना, चौखंडी स्तूप के ऊपर या उसके शीर्ष पर एक अष्टभुजाकार मीनार है जो माना जाता है कि मुगल आकृति है। हुमायूं जब यहाँ पर आया था 1588 में, तो उसके सम्मान में इसका निर्माण कराया गया था। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। यानी चौखंडी स्तूप क्यों चर्चा में रहा है, वो मामला कहाँ पर है, शीर्ष पर क्या है, और जनश्रुतियों के अनुसार इसका निर्माण किसने कराया था? मौर्य वंशीय राजा अशोक ने। अब सारनाथ से जुड़ी हुई और कुछ बातें जान लेते हैं। सारनाथ को प्राचीन शास्त्रों में ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर एक वन है जिसको हरिण वन या मृगदाव वन कहते हैं। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और उसी उपदेश स्थल पर एक और स्तूप बनाया गया है जिसका नाम है धमेक स्तूप। तो धमेक स्तूप भी यहीं पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्तूप महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ही ऋषिपत्तनम या मृगदाव वन में दिया था। और यहीं पर एक विहार है। विहार भी मैं आपको बता दूं, बौद्ध परंपरा में जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, या जब महात्मा बुद्ध थे वो निवास करते थे, तो उनके निवास स्थल को विहार कहा जाता था, और इसी विहार से ही बिहार राज्य का नाम पड़ा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे विहार थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा है बिहार। तो बिहार भी आप ध्यान रखना, बिहार भी बौद्ध परंपरा का ही एक शब्द है। जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसको विहार कहते थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्थल क्या कहलाते हैं? स्तूप कहलाते हैं। और यहीं पर एक शब्द और जोड़ लेना आप सब, एक बौद्ध परंपरा में एक होता है चैत्य। तो चैत्य भी एक अर्धचंदाकार आकृति होती थी, लेकिन इसको गुफाओं को काट करके बनाया जाता था। चैत्य बौद्धों के पूजा स्थल होते हैं। जब कला संस्कृति पढ़ाएंगे तो और विस्तार होगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा जान लीजिए, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आपके काफ़ी काम के क्वेश्चन हैं। तो चैत्य क्या होते थे? पूजा स्थल होते थे। तो यहाँ पर एक विहार स्थित है जिसका नाम है मूल गंध कुटी विहार। ये भी सारनाथ में स्थित है। ये विहार इसलिए प्रसिद्ध है कि महात्मा बुद्ध ने जब यहाँ पर पहला उपदेश दिया था तो वो इसी विहार में ठहरे थे, या यहाँ पर उन्होंने अपना समय गुजारा था। तो मूल गंध कुटी विहार, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक का संबंध, शीर्ष पर अष्टभुजाकार आकृति किस पर है? चौखंडी पर है। यहीं पर आप जानते हैं कि सारनाथ स्तंभ हमारा जो है वही हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, या मोहर के रूप में अपनाया गया है, जिस पर शीर्ष आकृति सिंहों की है। 4 सिंह परस्पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का है, उत्तर प्रदेश का है, इसलिए अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये एक मुद्दा भी आप जोड़िए करंट से। इस टॉपिक में जो हमारा चौथा मुद्दा है वो शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित है। शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित है। हम सब समझते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, और ये मुद्दा हाल ही में करंट अफेयर्स में क्यों चर्चा में आया है। तो यहाँ पर एक परिप्रेक्ष्य मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में एक अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 1878 से होता आ रहा है। M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, सियाजी गायकवाड़ जैसे महान नेताओं ने इसकी अध्यक्षता की है। तो ये जो सम्मेलन होता है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, ये मराठी साहित्य के उत्थान और उस साहित्य को लोगों तक पहुंचाने और उसकी उन्नति आदि के लिए संपन्न किया जाता है। तो इस सम्मेलन में इस बार एक खास बात हुई कि इस सम्मेलन में इस बार मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की गई है। तो जब ये मांग की गई है तो एक बार फिर से शास्त्रीय भाषाओं का मुद्दा चर्चा में आ गया है। तो इस टॉपिक में हमें ये जानना है कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, उनके लिए क्या मानक हैं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, और शास्त्रीय भाषा बन जाने से किसी भाषा को कितना फ़ायदा होता है। तो ये हमारा चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि हमारी जो अभी तक शास्त्रीय भाषाएं घोषित हैं वो 6 हैं। संस्कृति मंत्रालय कुछ मूल शर्तें रखता है जो किसी शास्त्रीय भाषा के बनने के लिए अनिवार्य शर्तें होती हैं। जैसे पहली शर्त है कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए उसका साहित्य लगभग 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। 1500 से 2000 वर्ष पुराना उसका
या उसकी इतनी पुरानी साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उस साहित्य के ग्रंथों को या उस भाषा के साहित्यों को और ग्रंथों को पीढ़ियाँ धरोहर के रूप में मानती हूँ, धरोहर के रूप में उसको मानती हूँ, संरक्षित करती हूँ। तीसरी चीज़ है कि उस भाषा के ग्रंथ, साहित्य आदि की अपनी मौलिकता होनी चाहिए, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसी अन्य भाषा से, संस्कृति से उधार ली गई ना हो, उसकी अपनी मौलिकता हो, वो मौलिक हो अपनी रचना में, अपनी भाषा में। तो ये 3 बड़ी शर्तें संस्कृति मंत्रालय स्थापित करता है किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाए तो उसे फ़ायदे क्या होते हैं। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे इस क्षेत्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भाषा शास्त्रीय भाषा बन जाती है तो उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाते हैं। यूजीसी इसके लिए व्यावसायिक कार्यक्रम चलाता है या व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करता है, और साथ ही साथ इसके लिए कुछ प्रोफेशनल चेयर, व्यावसायिक पद भी सृजित करता है। तो यदि कोई भाषा शास्त्रीय भाषा बन जाए तो उसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनता है, उस भाषा के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए जाते हैं। यूजीसी में उसके लिए शोध या उसके पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है, और साथ ही साथ यूजीसी इन भाषाओं के विकास के लिए कुछ प्रोफेशनल चेयर्स या व्यावसायिक पद भी सृजित करती है। तो ये शास्त्रीय भाषा बनने की शर्तें और उसके फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ पर और विचार कर लिया जाए कि अब तक कितनी शास्त्रीय भाषाएं बनी हैं या कितनी शास्त्रीय भाषाएं घोषित की गई हैं। तो अब तक 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो लिखी गई हैं और सामने उनके सन भी लिखे गए हैं। तो हमारी जो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरी हमारी जो शास्त्रीय भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक आपको उठाए हैं या 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। एक आपका विदर्भ का खजुराहो, दूसरा बृहदेश्वर की परंपरा, तीसरा चौखंडी स्तूप और चौथा शास्त्रीय भाषाओं को जो दर्जा दिया जाता है। तो अब देखिए, जब आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। जैसे अब आप कुछ काम करिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनेस्को की विरासत सूची, तो आप प्रयास करिए जानने का कि यूनेस्को की विरासत सूची क्या होती है, कितने स्थल उसमें हैं, कौन सा स्थल कब घोषित किया गया है। शास्त्रीय भाषा से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, चौखंडी स्तूप से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट मैंने बताए। तो स्तूप मैंने बताया, चैत्य बता दिया, बिहार बता दिया। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जिज्ञासा आपके मन में आएगी तो उसको आप किताबों से पढ़िए। तो करंट अफेयर्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स जो इस तरह का होता है, जो राज व्यवस्था के मुद्दों से जुड़ा होता है, जो IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दों से जुड़ा होता है, जो संस्कृति कला से जुड़ा होता है या साइंस से जुड़ा होता है, सबका अपना कुछ ना कुछ इतिहास होता है। करंट अफेयर्स मात्र ये नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति की नियुक्ति को पढ़ लिया, कोई पुरस्कार पढ़ लिया या कोई डेट पढ़ ली, वही करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स बहुत व्यापक है, खास करके परीक्षा का स्वरूप जितना बड़ा होगा करंट अफेयर्स भी उसी व्यापकता के साथ पूछा जाता है। तो आपको हर तरीके से पढ़ना है। ये 4 मुद्दे बताने का उद्देश्य यहाँ पर यही था कि जो करंट अफेयर्स आप थोड़ा लापरवाही करते हैं पढ़ने में या उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं, तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए कि कोई PDF या 1 लाइनर जैसी चीज़ें रटिए। किताबें उठाइए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए। जिन चीज़ों पर आपकी जिज्ञासा बने उनको आप कहीं ना कहीं से ढूंढने का प्रयास करिए। इंटरनेट की मदद लीजिए, आधिकारिक साइट्स पे जाइए, भारत सरकार की या जिस मंत्रालय की हों, या फिर अच्छी किताबों का सहारा लीजिए। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा। तो इस टॉपिक में मैंने 4 कुछ कला संस्कृति के मुद्दे उठाए हैं। इसी तरीके से मैं किसी टॉपिक में पुरस्कार उठाऊंगा तो पुरस्कार के बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाए उनको। इंडेक्स जब मैं पढ़ाऊंगा सूचकांक, तो सूचकांक आप पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको और अतिरिक्त बताऊँगा कि कंपेयर कैसे किया जाए सार्क कंट्रीज़ में, ब्रिक्स कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ इंडेक्स जारी करने वाली संस्था, पैरामीटर्स उसके, किन किन मानकों पर इंडेक्स जारी होता है, उस इंडेक्स का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पर किसी अन्य वीडियो पर डिस्कस होगा। यानी कि मैं शुरुआती चरण में करंट अफेयर्स के जो 6-7 वीडियो बनाऊंगा वो इसी बात पे आधारित होंगे कि गहराई कितनी होनी चाहिए आपके पढ़ने की, कैसे आप करंट अफेयर्स को हैंडल करें, कैसे आप इसको तैयार करें ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि लोक सेवा आयोग का आप जैसे अभी हाल ही में 2020 का प्री का फॉर्म आ चुका है, तो अभी तो फ़िलहाल
संभव नहीं दिख रहा है कि 1-2 महीने में 2 महीने में कोई पेपर होगा, लेकिन जब भी होगा तो वहाँ पे 150 क्वेश्चन जो जीएस का आता है, जो पहला पेपर आपका होता है, वहाँ पे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन प्रत्यक्ष तौर पे करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन का नंबर है, इसको छोड़ करके आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसे आपको तैयार ही करना है। हमारी जितनी मदद हमसे जो हो पाएगी वो करेंगे, उसके साथ साथ आपको भी मदद करनी है या आपको भी पढ़ना है। और जो लोग एक दिवसीय परीक्षाएं देते हैं, इन्हीं टॉपिक को पढ़ करके इन्हीं से वन लाइनर क्वेश्चन बना लीजिए अपने हिसाब से कि हमको कैसे करना है। जब आप हल करेंगे, देखिए इनको पढ़ने के बाद जब आप कोई ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपका सही होगा, यदि आपने ध्यान से पढ़ा है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले दिन हम किसी और टॉपिक पे करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे।